अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू एबे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दो लंबे लंबे नुकीले दांत इंतहाई भयानक लग रहे थे। दांतों पर खून लगा हुआ था। इसका गौर से मुशाहिदा करो, कलास्को ने कहा। यह चुड़ैल सो रही है। ये जान का खून पी कर सोई। अगर उसे हलाक ना किया गया तो ये हर रात किसी न किसी इंसान का खून जरूर पिएगी। आस्टर ने ताबूत के करीब बैठकर बड़े गौर से देखा। इसका सीना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे होता देखकर आस्टर बोला, कलास्को, ये सांस ले रही है, जल्दी करो, कहीं जाग ना जाए। कलास्को ने लकड़ी की एक नोकदार सुलाख इसके सीने पर रखकर पूरी कुव्वत से सुलाख के पिछले सिरे पर हथौड़ा मारा। सुलाख सोनिया के दिल में उतर गई। उसने उसी लम्हे आंखें खोलकर इंतहाई दिलदोज चीख मारी और इसके साथ ही तड़प कर जान दे दी। वो दोनों एक दूसरे के करीब बैठे हुए लाश को गौर से देख रहे थे। शायद फिर वो हरकत करे। देखते ही देखते खौफनाक शक्ल इंतहाई मासूम सूरत में बदल गई। अब इसके दांत भी ठीक हो गए। अब वो सोनिया नजर आ रही थी, पुरसकून अब्दी नींद सोई हुई मासूम सोनिया। वो गांव की नेक तरीन दोशीज़ाओं में से एक थी। सब उसे प्यार करते थे। कलास्को और आस्टर की आंखों में आंसू आ गए। पादरी ने दुआए मगफिरत पढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ चल दिया। थोड़ी ही दूर गया होगा कि यकायक चीख उभरी। कलास्को और आस्टर खौफजदा होकर इधर उधर देखने लगे। चीख दोबारा सुनाई दी तो कलास्को पहचान गया कि ये तो पादरी की चीख है। वो दोनों पादरी की तरफ दौड़े। इन्होंने देखा पादरी जमीन पर पड़ा तड़प रहा है। फिर किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दी। इन्होंने देखा कि काले लिपादे वाला पुरस्रार आदमी तेजी से भागा जा रहा था। रात की पुरस्रार हौलनाक तारीकी में उसका हैवला बहुत बड़ा नजर आ रहा था। फिर वो एक कब्र में समा गया। कलास्को और आस्टर ने पादरी को उठाया और गांव की तरफ चल दिए। आधी रात को वो पादरी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। हालात इंतहाई खतरनाक हो चुके थे। वो इस अफरीद को ख़त्म करने का अहद कर चुके थे। कलास्को और आस्टर दूसरी रात फिर कब्रिस्तान जाने की तैयारी करने लगे। एहतियात के तौर पर इन्होंने बंदूक को भी अपने साथ रख लिया था। जब वो बाहर निकले तो रात का पहला पहर था। सड़क पर गहरी तारीकी फैली हुई थी। मकानों पर वैरानी बरस रही थी। सब लोग खिड़कियां दरवाजे बंद किए अपने घरों में गहरी नींद सो रहे थे। वो दोनों कब्रिस्तान पहुंचे और जान की कब्र के करीब एक झाड़ी की अक्क में छुपकर खड़े हो गए। दोनों ने सर्दी से बचने के लिए गर्म पतलून और जैकेट पहनी हुई थी। एक के हाथ में 8 फुट लंबी लकड़ी की नुकीली सुलाख थी, जबकि दूसरे के हाथ में इशारिया 4 की 2 नाली बंदूक और दूसरे हाथ में टार्च थी। चांद बादल की ओट से निकला और चांद की जर्द रोशनी में दरख्तों के पत्तों से छीनकर जान की कब्र पर पड़ी। दोनों कब्र को गौर से देख रहे थे। कुछ देर बाद कब्र की मिट्टी में थरथराहट हुई और मिट्टी के चंद ढेले कब्र की बलाई हिस्से से लटकते हुए जमीन पर आ गिरे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी एक तरफ सिरकने लगी और अचानक इस मिट्टी पर ताबूत का ढकना ऊपर उठा। होशियार, एक ने दूसरे को चौकन्ना किया। इसके चंद लम्हे बाद कब्र में से एक भारी भरकम जिस्म निकला और इन्हीं की तरफ बढ़ने लगा। इसी लम्हे चांद बादलों की ओट में जा छुपा। हर तरफ गहरी तारीकी छा गई, जिससे इसका जिस्म इनकी नज़रों से ओझल हो गया। लेकिन इसका खौफनाक चेहरा साफ नजर आ रहा था। आंखों से शोले निकल रहे थे। 2 दांत बाहर को निकले हुए थे। जान बलाशुबा ड्रैकुला बन चुका है। ये कहकर आस्टर ने मुसलसल 2 फायर उसके माथे पर किए। गोलियां ठीक निशाने पर लगी, लेकिन इस पर असर तक न हुआ। ये देखकर आस्टर घबरा गया। मौत इनके सर पर मंडला रही थी। आस्टर, टार्च की रोशनी इस पर डालो, कलास्को चीखा। आस्टर ने फौरन टार्च रोशन कर दी। अब जान का पूरा जिस्म साफ नजर आ रहा था। इसके हाथों के नाखून गैर मामूली लंबे और नुकीले हो गए थे। वो इंतहाई खौफनाक अंदाज में आस्टर की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो आस्टर पर हमला करता, कलास्को आगे बढ़कर दोनों हाथों की पूरी कुव्वत से 8 फुट लंबी नुकीली सुलाख इसके सीने में घोंपने लगा। सुलाख सीने के आर पार हो गई। जान दर्द से तड़प उठा और इंतहाई खौफनाक चीख मारकर इंतकाम के जोश में आगे बढ़ा, लेकिन सुलाख ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। चंद लम्हे वो तकलीफ से कराता रहा और फिर ढाल होकर जमीन पर गिर गया और हमेशा की नींद सो गया। अचानक चांद बादलों की ओर से निकला। वो दोनों जान की लाश के करीब पहुंचे, लेकिन अब वहां जान की लाश पड़ी थी, जिसके सीने में लंबी सुलाख पेवस्त थी। दोनों ने मिलकर जान की लाश के सीने से वो सुलाख निकाली और उसे ताबूत में डालकर ढकना बंद किया और दोबारा मिट्टी के हवाले कर दिया। वो अब गांव की तरफ चल रहे थे। रोजी की शादी को अभी चंद ही रोज हुए थे। वो एक छोटे से घर में, जो गांव के बैरूनी जानब खेत के करीब वाक़या था, अपने शोहर माइक के साथ हंसी खुशी अज़दवाजी जिंदगी गुजार रही थी। माइक शहर में वाक़या एक कारखाने में पूरे मुलाजम काम करता था। इस रात माइक दूसरी शिफ्ट पर काम करने गया था और उसे 11 बजे घर लौटना पड़ा। रोजी बेड पर लेटी उसका इंतजार कर रही थी। माइक को दूसरी शिफ्ट से वापसी पर अक्सर घर का दरवाजा खुला मिलता। इस रात भी रोजी
बेडरूम में अपने बिस्तर पर नीम अरियां हालत में लेटी हुई बेचैनी से माइक का इंतजार कर रही थी। अचानक दरवाजे पर आहट हुई और इसके साथ ही बत्ती गुल हो गई। रोजी पलट कर देखने की जहमत भी न की क्योंकि वो समझी कि शायद माइक आ गया है। ओह माइक तुम आ गए, और आंखें बंद करके करवट बदल ली। चंद लम्हों बाद माइक के सांसों का लमस उसे महसूस हुआ। इसकी दिली ख्वाहिश थी कि माइक ज्यादातर वक्त उसी के साथ गुजारे, लेकिन माइक इसकी मर्जी के खिलाफ ओवर टाइम भी लगाता था ताकि अपनी बीवी के लिए ज्यादा रकम कमा सके। लेकिन दूसरी शिफ्ट में वो कभी कभार 1-1.5 घंटे की छुट्टी भी लेकर घर आ जाया करता। ओह माइक तुम अपने नाखून तो काट लिया करो। रोजी के सीने पर नाखून चुभा इसकी जबान से बेइख्तियार निकला। इसने अपने जिस्म से माइक के बाजुओं को हटाते हुए कहा, लेकिन माइक जबान से कुछ न बोला और रोजी के बाजुओं पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली। आज उसे बार बार नाखून चुभ रहे थे। वो हैरान थी कि माइक के नाखून अचानक इस कदर बढ़ कैसे गए, जबकि हर इतवार को वो अपने सामने माइक के नाखून तराशने के लिए कहा करती थी, मैं कहती हूँ पीछे हटो, माइक तुम्हारे नाखून मुझे बार बार चुभ रहे हैं। ये कहते हुए उसने माइक को जोर से धक्का दिया, लेकिन माइक टस से मस ना हुआ। रोजी के दिल में खदशा पैदा हुआ कि आखिर माइक बोलता क्यों नहीं है, और साथ ही इसके नाखूनों के गैर मामूली लंबा होने पर तशवीश हुई। इसने फौरन आंखें खोलकर माइक की तरफ देखा। मारे खौफ के इसकी चीख निकल गई। इस कदर खौफनाक मखलूक इसने पहले कभी ना देखी थी। हाथ पांव और धड़ इंसानों जैसा था, लेकिन सफेद खौफनाक चेहरा अंधेरे में भी चमक रहा था। आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी और आंखों के गिर्द प्याला नमा हल्के बने थे। जबान भेड़िए की तरह सुर्ख थी और आगे के 2 दांत कई इंच लंबे और नुकीले थे। रोजी स्टूल जिस्म की तंदुरुस्त तवाना लड़की थी। इसने मदद के लिए बहुत चीखो पुकार की, लेकिन इत्तेफाक से कोई इसकी आवाज़ न सुन सका। वो कदरे पढ़ी लिखी थी और ड्रैकुला के बारे में कई किस्से कहानियां पढ़ चुकी थी, जिनमें उसने पढ़ा था कि वो औरतों का खून पीता है। उसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी आज उसके सामने औरतों का खून पीने वाला वो दरिंदा मौजूद था। जान और सोनिया की मौत इसके ख्याल में दरिंदों की चीर फाड़ से वाक़या हुई थी, लेकिन आज अपनी आंखों से ड्रैकुला को अपने नर्मो नाज़ुक बदन पर सवार देखकर तो उसे यकीन आ गया कि ड्रैकुला अभी भी जिंदा है। एक पल में सैकड़ों ख्यालात इसके ज़हन में उभरे और इसके फौरन बाद इसने अपने आप को ड्रैकुला की गिरफ्त से छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तारीकी के शैतान ड्रैकुला ने उसे अपने मजबूत बाजुओं में जकड़कर इस तरह बेबस कर दिया कि जैसे शकरा चिड़िया को बेबस कर देता है। लंबे और नुकीले दांतों से काटने लगा। रोजी के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों, गर्दन, रुखसारों और शानों से खून बहने लगा, जिसे ड्रैकुला लपालप भूखे शेर की मानिद अपनी सुर्ख जबान और होठों से चाटने लगा। प्यास बुझी तो ड्रैकुला रोजी के मकान से निकलकर जंगल की तरफ चल दिया। अचानक क्लास्को और रास्टर जो शहर से वापस आ रहे थे, ड्रैकुला को रोजी के मकान से निकलते देख लिया और वो एक दरख्त के पीछे छुपकर खड़े हो गए। ड्रैकुला जरा एक तहखाने के करीब पहुंचकर रुक गया और पलट कर देखा कि कोई उसे कहीं देख तो नहीं रहा, लेकिन उसे दूर दूर तक किसी जीरू का कोई नमो निशान नजर न आया। चंद लम्हे सब तरफ देखकर अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद वो एक छोटी सी खुफिया खिड़की के रास्ते तहखाने में दाखिल हुआ, जहां उसकी नजर एक वैम्पायर पर पड़ी जो सफेद कफन में अपने हाथ फैलाए मुस्कुराती हुई इसकी जानिब बढ़ी। मैं कई दिन से प्यासी हूँ। नहीं, बाहर खतरा है। अगर तुम ज्यादा ही प्यास महसूस कर रही हो तो मैं अभी अभी एक हसीना का खून पीकर आया हूँ, इसमें से तुम आधा पी लो। आओ मेरी जान, मेरे करीब आओ। ये कहकर ड्रैकुला ने अपनी गिरेबान चाक करके अपने अरियां सीने पर अपना एक तेज नाखन गाड़ दिया। ड्रैकुला के सीने से खून रसने लगा। वैम्पायर ने एहतराम से अपनी नजरें झुका ली और ड्रैकुला के सीने से मुंह लगाकर खून पीने लगी। चंद ही मिनट बाद वो सैर होकर पीछे हटी, कुछ इस अंदाज से खड़ी हो गई जैसे इसकी अनायत का शुक्रिया अदा कर रही हो। इसके जवाब में ड्रैकुला इस अंदाज से मुस्कुराया कि जैसे कह रहा हो कि इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था अपनी नस्ल की मखलूक की हिफाजत करूं। इसके बाद ड्रैकुला ने एक खाली ताबूत की तरफ इशारा किया। वैम्पायर इस ताबूत के करीब पहुंची और पलटकर ड्रैकुला से कहा, आका, मेरे मोहतरम आका, शब बखैर। इसके जवाब में ड्रैकुला ने सर हिलाया और इसके फौरन बाद वैम्पायर अपने ताबूत में लेटकर आंखें बंद कर ली और सो गई। तहखाने में कई ताबूत रखे हुए थे। ड्रैकुला इन सब ताबूतों पर एक तायराना नजर डालते हुए आगे बढ़ गया और एक खाली ताबूत में लेटकर आराम की नींद सो गया। कुछ देर बाद एक और वैम्पायर इस चोर रास्ते से तहखाने में दाखिल हुई। इसने तमाम ताबूतों पर ढकने रख दिए और एक बटन दबाया, जिससे तमाम ताबूत लकड़ी के फर्श के अंदर चले गए और ताबूतों के ऊपर की लकड़ी की सतह लकड़ी के फर्श की मसावी हो गई। अब सिर्फ एक ताबूत फर्श पर बाकी रह गया। ये वैम्पायर इधर उधर देखने के बाद फिर इस ताबूत में दाखिल हो गई और सो गई। जारी है कहानी अफरीत महल, बाकी अगली वीडियो में।